गुड इवनिंग एवरीवन। क्या नाम है? और कोई आ रहा है ज्वाइन करने के लिए? आप मैम एक बार लिंक और सेंड कर दीजिए, नहीं तो कुछ स्टूडेंट है ना वो वेट में रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। निखिल, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। और जैसे आपको लगे कि आवाज नहीं आ रही तो उसी टाइम मुझे प्लीज इन्फॉर्म कर देना। मैंने स्क्रीन शेयर करी है और इसमें आज जो टॉपिक कर रहे हैं, दिस इज यूनिट 8 फ्रॉम ब्लॉक 3। ब्लॉक 3 का यूनिट 8 है, जिसका नेम है ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर या ग्राफ्स है। यूनिट 8 है, मैं रिपीट कर रही हूँ, इट्स अ यूनिट 8 फ्रॉम ब्लॉक 3। ठीक है, तो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। एक सेकेंड, क्या और किसी ने भी ज्वाइन किया? नहीं। तो जब आप ग्राफ की बात करते, कल हमने ट्री किया था, आपको याद होगा। तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमने एक चीज आइडेंटिफाई की थी कि इट्स अ नॉन लीनियर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर जो डेटा होता है वो किसी पर्टिकुलर मैनर में नहीं होता। इट मीन्स कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, कोई पेरेंट बन सकता है, कोई ग्रैंड चाइल्ड भी बन सकता है। तो मल्टीपल वे हैं किसी डेटा को एक्सेस करने के लिए, और मल्टीपल वे हैं किसी ट्री को डिसकंस्ट्रक्ट करने के लिए। सेम फॉर द ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर मैं बात करूंगी। इट्स ऑल्सो अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जब आप नॉन लीनियरिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे इट्स अ सेट ऑफ ग्रुप नोड्स। यहाँ पे मल्टीपल नोड्स होते हैं जिनको हम एक लाइन से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि टेलीफोन लाइन लगा लीजिए, ये हाउस है, इनमें आपने टेलीफोन कनेक्शन देना है, तो आप क्या करेंगे, लाइन एक पैरेलल लाइन आप कंस्ट्रक्ट करेंगे मैनुअल, और उनके थ्रू उनमें कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। तो सेम चीज ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के अंदर है। एक एग्जांपल आप इसका ग्राफ भी ले सकते हैं, गूगल मैप। जब आप गूगल मैप की बात करते हैं, वहाँ पे मल्टीपल सिटी में ट्रैवल करने के मल्टीपल रूट्स होते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा रूट या आप स्मॉलेस्ट रूट आप फाइंड आउट करते हो, जिससे जिसमें मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम टाइम में आप क्या कर सके, सभी इसको हम ट्रैवल कर सके। तो उस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे एक डेटा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया गया, दैट नोन एज ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। इसका एक एग्जांपल आपको नीचे भी दिख रहा होगा। ये इस तरीके का एक क्या नाम है, कंस्ट्रक्शन होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, नोड्स अटैच होते हैं विद द लाइंस, और इन लाइंस को कहा जाता है एजेस। ठीक है, और इन जो ये आपके जो सोर्सेज हैं, नोड्स हैं, वर्टिसेस हैं, इनको नोड्स या वर्टिसेस कहा जाएगा। वैसे तो वर्टिसेस कहा जाता है, ग्राफ का जो स्टैंडर्ड नेम है दैट इज अ वर्टिसेस। जब ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता है आप ऐसे लिखेंगे, ग्राफ वेयर द इट इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, वेयर वर्टिसेस आर, आप कौन कौन से वर्टिसेस हैं, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, और वेयर द एजेस आर। अब एजेस कैसे बनाते हैं, एजेस को आप डिनोट करते हैं थ्रू द लाइंस, कि किन लाइन के बीच में कनेक्शन। जैसे ए से सी के लिए कनेक्शन है तो मैं लिखूंगी ए टू सी एक एज है, कोमा सी टू एफ एज है। आप इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, एफ टू जी भी कर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे इसमें कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है। इसके अलावा बी टू एफ है, सॉरी बी कोमा एफ है। मैं बी टू सी भी कर सकती हूँ, मैं सी टू जी भी लिख सकती हूँ। तो जितनी आपके पास यहाँ पे कनेक्शन है आप उनको ऐसे यहाँ पे डिनोट करेंगे, ए टू ई है और ए टू डी है। तो इस तरह एजेस को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो एजेस को और वर्टिसेस का सेट होता है ग्राफ, और ग्राफ
मेंशन भी कर रखा है, इट्स अ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस। अब वर्टिसेस क्या होता है? वर्टिसेस प्लूरल फॉर्म है, आप इसको क्या नाम है सिंगुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इट्स अ वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? एक नोड। एक नोड को आप वर्टेक्स के थ्रू डिनोट करते हो, जहाँ पे ये जो वर्टेक्स है ये एक ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट एक सिटी हो सकती है, ये एक पर्सन हो सकता है, ये एक स्टूडेंट हो सकता है, ये आपके हाउस नंबर हो सकता है। तो एनीथिंग जो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हो वो वर्टेक्स होता है। ग्राफ को नॉन लीनियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर अलाउ करता है कि आप डिफरेंट पार्ट से डेटा एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जा सकते हैं। जैसे कि अगर ए को बी तक जाना है तो उसके कई रूट हैं, ए टू सी, सी टू एफ, एफ टू बी, या ए टू सी जाए, सी से बी पे जाए, या ए टू ई जाए, देन ई टू सी और सी टू बी जाए। तो एक रूट से एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाने के लिए जहाँ पे मल्टीपल पाथ हो, दैट इज आल्सो नॉन लीनियर। तो यहाँ पे हम ग्राफ को स्टडी करते हैं। आफ्टर दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ। कहाँ कहाँ पे ग्राफ यूज किया जाता है? सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्क्स जितने भी हैं उनमें इनको यूज किया जाता है, एज वेल एज मैप और नेविगेशन में यूज किया जाता है। इंटरनेट सर्विसेज के अंदर एज एन हाइपर लिंक इनको यूज किया जाता है। बायोलॉजी के अंदर न्यूरल सिस्टम या न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करने के लिए भी हम इसे यूज करते हैं। अब ग्राफ के टाइप्स पे आते हैं। तो मेनली ग्राफ दो टाइप के होते हैं, वन इज कॉल्ड डायरेक्टेड एंड सेकंड वन इज अनडायरेक्टेड। डायरेक्टेड का एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है मैंने, ए से बी पे रूट जाना है, यानी यहाँ पे जो एज बनेगी वो कंफर्मेशन होगी कि ए से बी के लिए है, ना कि बी से ए के लिए होगी। तो दिस इज नोन एज डायरेक्टेड। और अगर ये डायरेक्शन या एरो आपके मेंशन ना हो तो ये क्या बन जाएगा? अनडायरेक्टेड, जहाँ पे डायरेक्शन मेंशन नहीं होता। तो यही आपका डिफरेंस होता है बिटवीन द डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड। नेक्स्ट कम टू द ग्राफ टर्मिनोलॉजी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ग्राफ के अंदर टर्म्स क्या क्या आती है। जैसे अभी मैंने वर्टेक्स लिया, एजेस लिए, तो ऐसे कई सारी टर्म है जो यूज किए जाएंगे। नंबर वन है पाथ। पाथ आप ऐसे ही बता सकते हैं, ए टू डी जाना। तो ए टू डी जाने के लिए कौन कौन से रूट से होते हुए कौन कौन से सिटी को ट्रैवल करते हुए जाना पड़ेगा, दैट इज नोन एज पाथ। यानी ए टू डी के लिए मुझे कैसे ट्रैवल करना पड़ेगा? ए टू बी जाना पड़ेगा, बी टू सी जाना पड़ेगा और सी टू डी जाना पड़ेगा। दिस इज नोन एज पाथ। पाथ इज अ सीक्वेंस ऑफ नोड that are followed in order to reach some terminal point। तो टर्मिनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो आप किसी एक सीरीज को सीक्वेंस को आप ट्रैवल करते हो, दैट इज नोन एज पाथ। सेकंड वन इज अ क्लोज पाथ। पाथ को क्लोज कब कहा जाएगा? जहां से शुरू किया वहीं पे खत्म हो रहा है अगर पाथ, दैट इज नोन एज अ क्लोज्ड पाथ। जैसे कि ए से डी पे जाके फर्दर मैं ए पे वापस आ रहा है, देन ये ए पे वापस आ रहा है, तो दिस इज क्लोज्ड पाथ। जब आपकी एक साइकिल बन जाती है, जहां से शुरू किया वहीं पे आके खत्म हो गया, ये होता है क्लोज्ड पाथ। सिंपल पाथ जो क्लोज ना हो, जैसे कि जो पहला था ए टू डी जाना, तो बस डी तक गए हैं, आगे हमारा कोई पाथ क्लोज नहीं हो रहा है, तो सिंपल पाथ होंगे। जहां पे आपका स्टार्टिंग वर्टेक्स आपका एंडिंग वर्टेक्स ना हो, वो सिंपल पाथ है। तो आप पाथ को सिंपल पाथ कह सकते हैं। पाथ टू कैटेगरी के होते हैं, सिंपल और क्लोज्ड। साइकिल की बात करें तो साइकिल क्या होते हैं? आपको यहाँ पे दो तीन चीजें आएंगी, विच हैज नो रिपीटेड एजेस, एजेस रिपीट नहीं होंगी, और वर्टेक्स एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड द लास्ट वर्टेक्स। साइकिल बन रही है, साइकिल जैसे कि ए बी सी। तो अब मेरे पास और एक डी है, तो ए से सी पे जाने के लिए ए टू बी गए, बी टू सी, या फिर ए से डी गए, डी से सी गए। तो दिस इज कॉल्ड साइकिल। साइकिल मीन्स ऐसे एक साइकिल बन रही है, रिपीट, अलग अलग एजेस हैं और अलग अलग रूट है, बट सोर्स और डेस्टिनेशन सेम है, तो उसी को साइकिल कहा जाए। जब सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने के लिए मल्टीपल पाथ, तो सिमिलर पाथ रिपीट ना हो रहा, तो दैट इज नोन एज साइकिल। कनेक्टेड, जो कनेक्ट हो, इसको डिनोट करने के लिए कुछ नहीं, जैसे ए बी सी, ये कनेक्टेड है, बट अगर यहाँ पे एक डी इंसर्ट कर दे जिसका इस पूरे ग्राफ से कोई लेना देना नहीं है, वो अलग है, तो दिस इज नोन एज अ नॉन कनेक्टेड या
अनकनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड जब होगा जब इस ग्राफ से वो अटैच हो जाएगा। ग्राफ से अटैच कोई पर्टिकुलर वर्टेक्स या सेट ऑफ वर्टेक्स नहीं है तो उसे कनेक्टेड नहीं कहा जाएगा। कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ कैसे होते हैं, मैं इसके लिए एक पेज लेती हूँ, ए बी सी एंड डी। देखिए ए टू बी, सी बी टू सी टू डी और ए टू सी। बी से सी पे भी चलेंगे, ए टू डी भी चलेगी। मतलब जहाँ पे आपके वर्टेक्स कितने हैं, एन है। यहाँ पे कितने हैं, देखिए 4 है। और एजेस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, ये क्या है, ये है एक्सेप्शनल केस। आपने रिपीट कर दिया, ए से बी पे जाने का एक रूट है बट मैंने मल्टीपल रूट बना दिए। मैं इसको ऐसे बना सकती थी, ए सी बी डी, ए टू बी टू सी और डी। अब यहाँ सिंगल पाथ है, सबसे कनेक्ट है और काम चल रहा है। मतलब मुझे पता है कि ए टू डी जाना, दोनों को यहाँ पे आपको डिफाइन करूंगी। एक सेकेंड, नेक्स्ट पे क्यों नहीं जा रही है। तो अब देखिए, इसको कहा जाता है कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ का रिलेशन क्या होता है, जहाँ पे n वर्टेक्स हो और एजेस कितनी हो, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 2 2 सा 4, दिस इज बिकम 6। ये आपका कंप्लीट ग्राफ, जहाँ पे हर वर्टेक्स से हर दूसरे वर्टेक्स पे जाने का डायरेक्ट लिंक हो, हर सिंगल वर्टेक्स का हर अनदर वर्टेक्स पे जाने का सिंगल रूट हो, दैट इज नोन एज कंप्लीट ग्राफ। देखिए एग्जाम्पल, अगर कंप्लीट यानी हर सिटी से दूसरी सिटी पे जाने का सीधा रास्ता है, मुझे किसी तीसरी सिटी से घूम के नहीं जाना पड़ेगा, तो वो कंप्लीट ग्राफ है। और ये वो ग्राफ होते हैं जहाँ पे n अगर वर्टेक्स है तो n है। ये कहने को तो क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। देखिए सारे वर्टेक्स दूसरे से कनेक्ट है, कनेक्टेड है, सी अलग नहीं है, ग्राफ का ही पार्ट है। बट आप देखेंगे कि एक सिंगल ही रूट है, ए टू सी जाना है तो मुझे ए टू बी टू डी टू सी आना पड़ेगा। अगर ए टू डी जाना है तो बी से डी आना। मल्टीपल पाथ रिपीट नहीं हो रहे, मल्टीपल रास्ते नहीं है एक सिटी से दूसरी सिटी पे जाने के लिए। तो इस तरह के ग्राफ को स्पैनिंग ट्री कहा जाता है। तो याद रखिए स्पैनिंग ट्री जहाँ पे n वर्टेक्स है तो n-1 एजेस हैं। और कंप्लीट ग्राफ जहाँ पे n अगर वर्टेक्स हैं, वर्टिसेस हैं, तो n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 क्या है, एजेस हैं। तो इसी को कहा जाता है ग्राफ का मेन टर्मिनोलॉजी। उसके बाद आते हैं वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ का आप ऐसे ले लीजिए कि जैसे ए टू बी जाने के लिए आप वेट का मतलब यहाँ पे आता है कॉस्ट से। तो कॉस्ट आप इन द सेंस ऑफ किलोमीटर, इन द सेंस ऑफ डीजल कितना आपका कंज्यूम हो रहा है, टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है। तो वेट का मतलब यहाँ पे एक यूनिट जिससे आप मेजर कर रहे हो किसी रूट को। तो ए टू बी जाने के लिए लेट कर दीजिए 10 यूनिट आपकी क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है। तो बी टू सी जाने के लिए मान लो 5 हो रही है, 6 हो रही है, यहाँ पे 8 हो रही है, 2 हो रही है, 1 हो रही है। तो दिस इज कॉल्ड वेटेड, जहाँ पे वेट भी असाइन। वेट का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बोझ कर रहे हैं कि भाई एजेस का वेट की बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है यूनिट की, जो कि टाइम की फॉर्म में हो सकता है, जो कि कॉस्ट की फॉर्म में हो सकता है, जो फेयर हो सकता है, जो डीजल का रेट हो सकता है। इस तरह से आप कनेक्ट कर रहे हैं। डायग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ को ही डायग्राफ कहा जाता है। ठीक है, तो आप डायग्राफ इसी को ले लीजिए, इसको मत ही करें, आपके सिलेबस में वैसे है नहीं, मैंने ऐड कर दिया है, छोड़ दीजिए। लूप क्या होता है, देखिए ए बी सी, ए टू बी जा रहे, बी टू सी जा रहे, ए टू सी जा रहे, ठीक है। ये होती है साइकिल। साइकिल इस ऐसी होती है, ठीक है, कि मतलब जहाँ से शुरू किया वहाँ पे वापस ए टू बी जाने के 2-3 रूट है, एक ए टू बी, एक सी से बी पे गए, दिस इज कॉल्ड साइकिल। जो मतलब जहाँ शुरू हुई वहाँ पे वापस आ रहे हो अगर घूम के, तो वो साइकिल है। बट लूप क्या होता है, लूप का मतलब होता है जिस वर्टेक्स से शुरू किया एक रास्ता ऐसा है जो उसी पे वापस ला रहा है, उसके बीच में कोई सिटी नहीं आ रही, उसी जगह से शुरू करके उसी पे वापस आ जाओ विदाउट इंटरमीडिएट वर्टेक्स, तो उसे लूप कहा जाता है। यानी सिमिलर जो इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सिमिलर हो और बी इंटर बिटवीन कोई अनदर वर्टेक्स ना हो, दिस इज नोन एज लूप। एडजेसेंट नोड, एडजेसेंट नोड का मतलब होता है, अगर सिंपल हिंदी में बताऊं, पड़ोसी राज्य जिस तरह हो गए। तो ए टू बी, ए का एडजेसेंट कौन है, यहाँ पे बी है, सी भी है,
तो अगर 4 नोड हैं जैसे कि पहले वाले में है, एक के एडजेसेंट कौन कौन है, बी है और डी है, बाकी नहीं है क्योंकि इनसे इनके पास जाने का इसका डायरेक्ट रूट है। तो जहाँ पे जिन वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाने का डायरेक्ट रूट हो वो उनके क्या होते हैं, एडजेसेंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज डिग्री। डिग्री इज एसोसिएटेड विद द नंबर ऑफ एजेस, कि भाई कितनी एजेस हैं, जैसे कि एक की कितनी डिग्री है, एक, दो, तो दो है। मैं अभी इसको डायरेक्टेड में नहीं ले रही हूँ, अनडायरेक्टेड में बता रही हूँ। बी की कितनी डिग्री है, एक, दो, तीन, कितनी एजेस उससे कनेक्टेड है, इसकी तीन है। डी की कितनी है, एक, दो, तीन, तीन है। ई की कितनी है, एक, दो, दो है। और सी की कितनी है, दो है। तो डिग्री का मतलब है कितनी एजेस उनसे कनेक्ट है, वो इसकी डिग्री। तो यहाँ पे ग्राफ आपका बेस टर्मिनोलॉजी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम जो टॉपिक ले रही हूँ, मैं इसे बाहर आती हूँ, टर्मिनोलॉजी भी मुझे यहाँ कराना है, बाकी सब प्रैक्टिकल है, तो मैं प्रैक्टिकल को थोड़ा होल्ड पे रख के और शुरू करती हूँ। तो चलिए पहले आते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट एन ग्राफ, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है किसी ग्राफ को। तो रिप्रेजेंट करने के दो टेक्निक है, एक को कहा जाता है एडजेंसी लिस्ट और दूसरी को कहा जाता है एडजेंसी मैट्रिक्स। मैं रिपीट कर रही हूँ, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन टेक्निक, कौन कौन सी है। नंबर 1 है हमारे पास एडजेंसी लिस्ट और नंबर 2 है एडजेंसी मैट्रिक्स। अब देखिए नाम ही बता रहा है, लिस्ट का मतलब यहाँ पे लिंक लिस्ट से है, मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पे एरे से है। यानी जब आप क्या करते हो, अगर आप ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे थ्रू द लिंक लिस्ट, इट इज नोन एज एजेंसी लिस्ट, और एजेंसी मैट्रिक्स यानी आप एरे की फॉर्म से डिनोट कर रहे हैं। अब इसको बनाते कैसे, क्योंकि पेपर में यही आता है कि हाउ टू डिजाइन एजेंसी लिस्ट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो आपको पता होना चाहिए। तो मैं एक बना लेते हैं हम एक ग्राफ ए बी सी डी एंड ई, ठीक है, कनेक्ट कर लेते हैं थ्रू द एजेस। ठीक है, अब मुझे बनानी है इसकी एडजेंसी लिस्ट। अब एडजेंसी लिस्ट कैसे बनाई जाती है, एडजेंसी लिस्ट बनाने के लिए आपको, एडजेंसी का मतलब क्या होता है, पड़ोसी। जैसे मैंने आपको कहा, आपको क्या लिखना है, एडजेंसी ऑफ ए। हम देखो आपकी बुक में तो ऐसे दिया हुआ है, मैं लिख के दिखा देती हूँ। ऐसे दिया हुआ है, जिस तरह ए की एडजेंसी कौन है, बी है, सी है और कोई है, डी भी है। एजेंसी वो होंगे जिससे जाने का ए से डायरेक्ट रूट होगा, बी तक जा रहा है, सी तक जा रहा है और डी तक जा रहा है, और किसी के लिए रूट नहीं है। तो आपकी बुक में ऐसे दिया होता है। हम कैसे बनाते थे, हम ऐसे बनाते थे, ए देखिए ऐसे एक लिस्ट बनाते थे, ए जितने भी नोड है उनको लिख लो, बी सी डी ई। ए से कनेक्टेड कौन कौन से हैं, बी है, सी है और डी है, ऐसे बना देना है इसके अंदर। देन बी से कनेक्टेड कौन कौन है, बी के एडजेसेंसी कौन कौन है, बी के हो गए सी, ए बी है, कोई ऑर्डर, कोई जरूरी नहीं कि सेम ऑर्डर लो, डिफरेंट ले सकते हो, और डी बी है। अगर कोई और भी आ रहा है, बी ए डी, हाँ बस यही है इसका अंदर। सी से, और अगर आपको आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, बी के एडजेंसी कौन कौन है, दैट इज सी ए डी, और एडजेंसी ऑफ सी कौन कौन है, तो सी की एडजेंसी है हमारे पास ए ई एंड बी। तो इस तरह आप वर्टेक्सेस की एजेंसी लिस्ट बनाते, दिस इज नोन एज अ एजेंसी लिस्ट। बहुत सिंपल मेथड है, क्या ये समझ में आया निखिल? यस मैम। अब मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ, मैट्रिक्स भी बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको नोड को लिखना है इन द टपल, सॉरी रो एंड कॉलम में। तो मैंने पहले लिख दिया ए बी सी डी एंड ई, और यहाँ पे ऊपर भी लिख दिया ए बी सी डी ई। देखिए ए टू ए रूट जब होता है, जब इसमें लूप हो, मैं आपको लूप पहले बता चुकी हूँ लूप क्या होता है। अगर ऐसा कुछ है तो उसको तब ये 1 होएगा। तो इसमें क्या लिखना होता है, अगर आपको ऐसे लिखना है ए टू आई जे, आप देखना है ए से ये आई है ये जे है, आपको इसकी वैल्यू ए की वैल्यू लिखनी है। कैसे, ये दो वैल्यू आएंगी, चाहे तो आएगी 0 चाहे 1। 0 कब आएगी, जब इफ एच आई टू जे बिलोंग टू ई।
वन जब आएगी, सॉरी जीरो लिख दिया है मैंने, जीरो नहीं, वन है। वन जब आएगी जब आपके पास आपकी जो एज है ना, ए टू ए, अगर जो एज है वो इसके अंदर हो, इसकी लिस्ट में हो, तो ए टू ए क्या एज है, नहीं है, तो जीरो। ए टू बी एज है, ए से बी के लिए क्या एज है, बिल्कुल है, तो वन। ए टू सी एज है, ए टू सी एज है, बिल्कुल है, वन। ए टू डी कनेक्शन है सीधा, बिल्कुल है, वन। किसी की मीडिएटर नहीं लेना, कोई मीडिएटर नहीं लेना, डायरेक्ट लिंक है तो वन, अदरवाइज जीरो। ए टू ई, ए से ए के लिए क्या डायरेक्ट बात है, नहीं है, तो जीरो। बी से चेक करते हैं, तो बी से ए के लिए रूट है, बिल्कुल है। बी टू बी रूट है, नहीं। बी टू सी रूट है, बिल्कुल है। बी टू डी रूट है। बी टू ई नहीं है। ऐसे ही सी के लिए बना लीजिए, सी से ए है, बी है और ई है, बाकी जीरो। डी के लिए बनाते हैं, डी से बी पे है, ए पे है और ई पे है, बाकी जीरो। ई से चेक कर लेते हैं, ई से हमारे पास सिर्फ सी और डी के लिए रूट है, बाकी के लिए नहीं है। तो इस तरह ये मैट्रिक्स क्रिएट की जाती है। तो ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने की होगी, जितने वर्टेक्स होंगे, 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 5 की आपकी ये मैट्रिक्स बनेगी, जहाँ पे 1 जब आएगा जब डायरेक्ट रूट होगा, 0 जब आएगा जब डायरेक्ट रूट होगा। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन टेक्निक ऑफ अ ग्राफ। तो नेक्स्ट कम टू द स्पैनिंग ट्री या शॉर्टेस्ट पाथ पे आ जाते हैं पहले। तो मैं इससे बाहर आते हैं पहले, इसको मैं डिस्कार्ड नहीं करती, कीप रखते हैं, और इसमें मैं 2-3 पेज ऐड कर देती हूँ। और आज का अब जो टॉपिक है वो है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ आपको नेम ही ड्राइव कर रहा है। शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब है जितना हो सके उतना छोटा रूट, अगर मुझे एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाना हो, जिसमें आपका जो कोस्ट है वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, या टाइम मिनिमम होना चाहिए। तो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ के लिए ये पहला जो एल्गोरिथम है, दिस इज नोन एज डिजाक्स्ट्रा। अब पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ तो कोस्ट मिनिमम होगी, कोस्ट मिनिमम होगी, इसका मतलब कौन सा ग्राफ होगा, ये वेटेड ग्राफ की बात है, ये वेटेड ग्राफ पे ही काम करते हैं। अगर है ही नहीं तो फिर आप कोस्ट कैसे निकालोगे, तो सीधी सी बात है, मुझे पहले वेट बताना चाहिए। तो वेटेड ग्राफ पे ही आप क्या निकाल सकते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ट्री बना रही हूँ, एक ग्राफ बना रही हूँ, ए बी सी डी, सी ए बी सी डी एंड डी, ठीक है। अब 1 2 3 भी लिख सकते हैं। ए टू बी जाने का रूट है 3, ये डायरेक्टेड ग्राफ बना रही हूँ मैं, डायरेक्शन हो तो ना हो, एक दूसरा तरीका नहीं है, तो आप इसको कंफ्यूज ना हो। ए टू ई जाने के लिए कोस्ट लग रही है, बी टू डी जाने की जो कोस्ट आ रही है वो आ रही है 8, बी से ई पे जाने को हम 6 कर देते हैं, डी से ई पे जाने की कोस्ट भी 6 रखते हैं, सी से डी पे जाने की कोस्ट है 1। तो मैंने यहाँ पे सेट बना दिया है, आप देखेंगे। तो इसके अंदर क्या होएगा, दो चीजें रखनी है। नंबर 1 एस, एस क्या होगा, एस इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस, सेट ऑफ वर्टिसेस होगी जिसके बीच में आपको क्या करना है, शॉर्टेस्ट पाथ काउंट करना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। नेक्स्ट वन, या मैं इसको लिख सकती हूँ डी, एक डी लेते हैं। डी क्या होगा, एरे, डी इज एन एरे ऑफ एस्टिमेटेड, आप एक एस्टिमेट लगाएंगे तो एस्टिमेट्स ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। और लास्ट वन है पी आई, पी आई का मतलब है प्रेसिडेंस या प्रेसिडर, इसको मैं आपको एल्गोरिथम के थ्रू नहीं, सिंपल एक तरीके से करके दिखाती हूँ। तो आपको क्या करना है, डिजाक्स्ट्रा कैसे अप्लाई करते हैं, आपकी बुक में दे रखा होगा, ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये काफ़ी
डिफिकल्ट दे रखा है, तो पहले आपको ना दो सोर्स और डेस्टिनेशन लेने हैं कि कहाँ से कहाँ तक के लिए आपको रूट फाइंड आउट करना है। तो मुझे शॉर्टेस्ट पाथ हम ले लेते हैं, नहीं शॉर्टेस्ट में पाथ ये सभी का निकालना है, मैं इसको ऐसे नहीं लेती। तो हम इसके अंदर है ना ये 3 बनेंगे, ये तो होगा हमारा रिजल्ट और ये होगा उससे पहले की मैट्रिक्स। तो आप अभी इसको सिर्फ थियोरेटिकली रखिए, प्रैक्टिकली नहीं। प्रैक्टिकली में बताती क्या करना है। आपको लेना है सेम वर्टेक्स वो बनानी है, मैट्रिक्स ABCDE। वैसे ये आपको इस तरह बुक में नहीं मिलेगा, तो मैं पहले आपको ये कंफर्म कर देती हूँ कि अगर आप बुक में से ऐसे सर्च करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं आपको ये टॉपिक नहीं, मतलब टॉपिक तो मिल जाएगा, टॉपिक तो है, पर इस तरीके से सोल्व करके नहीं देगा। हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो थोड़ी सी, तो मैं एक बार इसको अपने हिसाब से करा रही हूँ जैसे हमने किया था। तो डिजास्टर एल्गोरिथम शॉर्टेस्ट पाथ के लिए यूज किया जाता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ आप कैसे निकालते हैं? शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए आपको है ना पहले मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, और ये जो मैट्रिक्स होगी ना ये होगी अर्जेंसी मैट्रिक्स, जैसे कि हमने अभी बनाई थी। क्या A to A जाने का कोई रूट है? नहीं है। A to B जाने का कोई रूट है? A to B हमारी 6 कोस्ट आ रही है। A to C का कोस्ट है 3 है। A to D नहीं। अगर डायरेक्ट रूट नहीं है तो 0 नहीं लिखेंगे, इनफाइनाइट लिखेंगे। If there is no direct route between two vertices, then mark it infinite. Then A to E के लिए 9 कोस्ट है, ठीक है। ऐसे सबके लिए लिखिए। बी से चेक करते हैं, बी से ए पे जाने का रूट है? नहीं है भाई। बी क्योंकि देखिए डायरेक्ट नहीं है। ए टू बी आने का, बी टू ए जाने का नहीं है। बी टू बी है? नहीं है। बी टू बी 0 है। बी टू सी जाने का डायरेक्ट रूट है? नहीं है। बी टू डी जाने का डायरेक्ट रूट है? बी टू डी। ए टू सी जाने का, ए टू ई जाने का, ठीक है। बी से डी पे जाने की 8 कोस्ट है और बी से ई पे जाने की जो कोस्ट है वो है 6। सी से ए पे जाने की कोस्ट है इनफाइनाइट। सी से बी पे जाने की जो कोस्ट है इनफाइनाइट। सी से सी पे जाने की कोस्ट 0 है। सी से डी पे जाने की कोस्ट क्या है? 1 है। और सी से ई पे जाने की कोस्ट इनफाइनाइट है, ठीक है। ए टू डी जाने की कोस्ट क्या है? ए से डी पे जाने की कोई कोस्ट नहीं है। ए टू बी जाने की कोस्ट है, सॉरी डी टू बी जाने की कोस्ट है, डी से बी पे नहीं है। डी से सी पे जाने की कोई कोस्ट है? नहीं है। सी डी से डी 0, डी से ई 6 और ई से ए नहीं है। ई से बी, ई पे सारे आ ही रहे हैं तो सबको इनफाइनाइट कर दो एक्सेप्ट सी। तो ये आपकी इनिशियल मैट्रिक्स बनती है जो पहली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? PI। अब इसको आगे अपग्रेड करना है। अपग्रेड कैसे होता है? 2 तरीके हैं। क्या करें? मार्क करते हुए चलिए। अब पहले ए को चूज करते हैं। A to A ये परमानेंट कर दो, इसको मार्क कर दिया मैंने, क्योंकि ये तो भाई कोस्ट सही कह रहा है। A to A तो 0 ही लगेगी, तो जो कोस्ट आपको लगे सही है तो आप उसको मार्क कर दें। नेक्स्ट चेक करते हैं A to B। ए से बी पे जाने के रास्ते ढूंढे। ए से बी जाने का 6 है। ए से बी जाने का और कोई रूट है? नहीं है। देखिए बी पे सिर्फ ए आ रहा है, तो 6 बी को भी क्या कर दे आप? बी को परमानेंट कर दे। दिस इज कॉल्ड परमानेंट मार्क, जब आप उसे वो कर देते हैं। ए टू सी जाने का क्या कोई और रूट है? चेक कीजिए। ए से बी, बी से डी और अभी डी से सी ये परमानेंट नहीं है, तो ये 3 भी आपका क्या हो गया? परमानेंट हो गया। ए टू डी, ए से डी पे जाने की कोस्ट चेक कीजिए। ए से डी पे जाने की कोस्ट यहाँ पे इनफाइनाइट है, बट अगर मैं सी को यूज कर लूँ तो इसकी जो कोस्ट बनती है 3 + 1। अच्छा पहले इनिशियल कोस्ट को ही करें, इसको छोड़ दो इनफाइनाइट। ए टू ई जाने की कोस्ट क्या है? 9 है। अभी परमानेंट मत कीजिए क्योंकि अभी हमारे पास और भी कोस्ट है। और दूसरी देखते हैं बी टू 0, ये परमानेंट है, ये परमानेंट। हम एक को ही लेते हैं, पर मैंने यहाँ कईयों को ले लिया जो डायरेक्ट रूट है, ठीक है। 0 0 का परमानेंट कर दिया। अब देखिए ए टू नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट बनाओगे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, मैं सीधा ही बना के दिखाती हूँ। डी की जो कोस्ट आ रही है, एक तो आ रही है इनफाइनाइट, एक आ रही है अगर मैं सी का यूज करूँ 3 + 1 4,
तो इन दोनों में से कौन सी मिनिमम कॉस्ट है, दैट इज 4, तो 4 को क्या कर देंगे हम, मार्क कर देंगे। तो आपकी जो कॉस्ट आएगी 0 6 4। अब ए टू ई चेक करते हैं, ए टू ई जाने का एक तो 9 है, एक थ्रू द बी है 6 + 6 12। तो यहाँ पे मेरे पास दो है 9 12, और क्या है 3 + 4 1 4 4 और 6 10। तो यहाँ 10 है। तो जो अगर आप स्मॉलर वैल्यू देखेंगे तो दैट इज 9, तो 9 आपकी परमानेंट है। तो ये आपकी परमानेंट कॉस्ट है। परमानेंट कॉस्ट आपकी क्या है, मिनिमम कॉस्ट है यहाँ पे। तो ये एरे होएगा एस्टिमेट का, ये डी होगा, ये फाइनल डी है। तो इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। क्या किया जाता है, पहले इनफाइनाइट मार्क करते हैं, देन आप डायरेक्ट रूट चेक करते हैं और इनडायरेक्ट रूट चेक करते हो। जो आपको मिनिमम मिलती है आप उसको मार्क कर देते हैं। तो इस तरीके से शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर डिजैक्स्ट्रा को अप्लाई किया जाता है। थोड़ा मुश्किल है पर इतना भी नहीं है कि ना हो। थोड़ा एक बार आप इसे गो थ्रू आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो टेक्स्ट के बाद जो आता है, अच्छा एक क्वेश्चन और आता है कि कई बार है ना, ग्राफ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ग्राफ विद नेगेटिव एज कॉस्ट। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो ग्राफ होते हैं उनकी जो एज की जो कॉस्ट होती है वो नेगेटिव में होती है। जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं 0 5 और 10। ठीक है, 0 से 5 पे जाने के लिए मुझे 5 कॉस्ट देनी पड़ती है। ठीक है, 5 से 10 पे जाने की जो कॉस्ट है वो क्या हो रही है, 5 लग रही है। बट जब 10 से वापस आ रहे हैं तो इसकी जो कॉस्ट आ रही है -3 आ रही है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे, मैं ए बी सी भी नाम दे सकती हूँ, मैं एग्जांपल के लिए आपको इस तरीके से बना के दे रही हूँ। तो ये क्या होता है, ये इस तरीके से कॉस्ट हम निकालते हैं। ये 3 क्या कर रहा है, नेगेटिव का मतलब यहाँ पे होता है, कई बार ऐसा होता है कि आप एक ऐसा रूट चूज कर लेते हैं जिससे आप सिर्फ साइकिल में घूमते रहते हैं और आप है ना अपनी जो डेस्टिनेशन है वो उससे पहुंच नहीं पाते हो, वो बल्कि डिले करता है आपको। तो उसी टाइप की जो रूट होते हैं उनके लिए नेगेटिव वैल्यूज रखी जाती है, उसके लिए नेगेटिव वैल्यू रखी जाती है, ताकि आप ये बता सकें कि भाई यहाँ से इस रूट से आपको जो कॉस्ट लगेगी वो माइनस में ही जाएगी। तो यानी इस तरह के रूट को हम ज़्यादातर क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट कम टू द दूसरा शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, जिसे कहा जाता है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। तो इसका एग्जांपल ना करा के पहले मैं एमएसटी कराती हूँ। MST is a minimum spanning ट्री। मैं आपको पहले स्पैनिंग ट्री का इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। व्हाट इज स्पैनिंग ट्री? स्पैनिंग ट्री वो होता है जिसमें आपके एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने का सिंगल रूट हो, जैसे कि A B D C, मल्टीपल रूट ना, A to C जाने का एक ही रूट है, मल्टीपल नहीं है, तो उसे स्पैनिंग ट्री कहा जाता है। इसका एक लॉजिक ये भी है, इफ देयर इज n vertices then edges is equal to n -1। तो अगर चार वर्टिसेस हैं तो 3 एजेस होंगे, अगर 5 वर्टिसेस हैं तो 4 एजेस होंगे। तो अभी पूछा जाता है क्या एक ट्री के, एक ग्राफ के मल्टीपल स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, बना के देखते हैं। सी डी, ठीक है, ये हमारा एक ग्राफ है, कंप्लीट बना लेते हैं। अब इसे पूछ रहे हैं कितने स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं, चलिए बना के देखते हैं। एक तो ये ही हो गया, एक ये हो गया, ए बी सी और डी, एक ये हो गया ए बी सी एंड डी, एक ये हो गया ए बी डी एंड यहाँ से C। तो आप एक ग्राफ के मल्टीपल क्या बना सकते हैं, स्पैनिंग ट्री क्रिएट किए जा सकते हैं। तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगी ये कौन सा स्पैनिंग ट्री इनमें से मिनिमम होगा? तो मिनिमम का मतलब है जहाँ पे ऐसा स्पैनिंग ट्री जिसकी जो कॉस्ट आए वो मिनिमम आए। मिनिमम कॉस्ट जो स्पैनिंग ट्री होगा, दिस इज नोन एज अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो इसको बनाने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, दो ही होंगे शायद आपके सिलेबस में। वन इज कॉल्ड क्रूस्कल और सेकंड वन इज कॉल्ड प्रिंस।
एक को क्रूस्कल कहा जाता है, एक को प्रिम्स कहा जाता है। क्रूस्कल नेम इम्प्लाइज ही कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ये किसी के थ्रू बनाया गया है। तो हाँ, जिसने बनाया है उसी के नाम से ये क्रूस्कल एल्गोरिथम आपका यूज किया जाता है क्या ये ट्री? चलिए एक ट्री बना के देखते हैं, एक एल्गोरिथम ले लेते हैं इसके लिए। तो मैं एक वेटेड ग्राफ ले रही हूँ, ए ई बी सी एंड डी, ठीक है, इसको कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे कोस्ट है 1, देयर इज 5, देयर इज 10, 7, 4, 3 एंड 2। देखिए इसमें मैंने डायरेक्टेड का कर्सर नहीं रखा, अनडायरेक्टेड के थ्रू भी मैं इसको बना के दिखाती हूँ आपको। तो हम ये क्रूस्कल क्या कहता है? क्रूस्कल कहता है कुछ नहीं करना, आप पहले एक लिस्ट बना लीजिए। कैसे? जो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। मेरे पास जो मिनिमम कॉस्ट है उस ऑर्डर में, पहले मिनिमम कॉस्ट कैसे है? 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 7 और देन 10। अगर कोई रिपीट हो रही है, मान लो कि एक और है, जैसे कि एक और ले लें, एक ले लिया E2 सबके पास है, ई से सी के लिए ले ली 1, तो 1 अब 2 हो गई, है ना? तो आपको आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है जिसमें सभी कॉस्ट को मेंशन करना है फ्रॉम द लोवेस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यू। आपने कर दिया। देन आप एक क्या कीजिए, जो आपका जो ग्राफ है उसका एक स्ट्रक्चर बना लीजिए विदाउट एजेस, बी सी एंड डी, और आपको एक एक पोस्ट को वहां पुट करते हुए चलना है जब तक साइकिल ना बना। साइकिल बनी रुक जाओ, साइकिल नहीं बनानी। साइकिल का मतलब है कि वो क्लोज हो जाए, तो अगर क्लोज हो रहा है तो छोड़ दो। जैसे कि पहले क्या लिया हमने 1, अब ये 1 आपके ऊपर है कि ये वाला 1 लो या ये वाला। मैं पहले E2C वाला ले लूँ, मर्जी आपकी, आप कोई सा भी लेंगे, एक ही बनेगा, दूसरा नहीं बनेगा। इसको पहले मैंने कोस्ट रख दी 1, फिर सेकंड 1 उठाया, वो कहाँ से कहाँ तक है, A2B है, तो मैंने इसको भी मेंशन कर दिया। देन आया 2 कहाँ से कॉस्ट है, E2D, तो मैंने E2D हमने यहाँ पे 2 कॉस्ट मेंशन कर दी। ये भी हो गया, ये भी हो गया। देन 3 आया, 3 कहाँ से कहाँ तक है, B2C है, तो मैंने इसको 3 को बना दिया। नेक्स्ट कौन आया, 4 आया ना। बट जब जैसे मैं यहाँ 4 को ड्रॉ करूंगी, आप देखिए 4 को जैसे ड्रॉ किया जाएगा तो ये एक साइकिल बन जाएगी। साइकिल का मतलब है क्लोज हो जाएगा ग्राफ, तो पर आपको क्लोज तो करना ही नहीं है। क्लोज होएगा तो वो साइकिल बनेगी, और साइकिल यहाँ पे अलाउ नहीं है, तो आप इसको रिमूव कर देंगे। तो 4 को आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप कैंसिल कर देंगे। 4 को यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे, तो 4 को मैंने कैंसिल कर दिया। देन आया 5 को जैसे करेंगे सेम साइकिल बन रही है, तो 5 को भी कैंसिल कर दिया। 7 बनाते हैं, 7 बनाएंगे तब भी आप देखेंगे कि साइकिल बन जाएगी, A2B, B2C, C2A, तो इसको भी कैंसिल किया जाएगा। अब आया 10 कहाँ पे है, A2D बना रहे हैं, तो क्या साइकिल बन रही है? चलिए बना के देख लेते हैं। ये A2D, A2B, B2C, C2E, E2D, D2A। मैं A पे वापस पहुंची, तो यही तो इसका कंसेप्ट है कि आप जहाँ से चले वहाँ वापस नहीं जा सकते, तो और ये साइकिल बना रहा है, तो आप ऐसी साइकिल को आप क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो 10 को भी यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आप इसका लॉजिक चेक करेंगे तो आपको ये लगेगा कि क्या नाम है, यहाँ पे जितने एजेस, जितने वर्टेक्स है उनसे कम एजेस बनी है। 1 2 3 4 5 हमारे पास वर्टिसेस हैं, वेयर एजेस इज इक्वल टू 1 2 3 4 है। और इस स्पैनिंग ट्री की जो कॉस्ट आई है 1 2 2 4 और 3 7 कॉस्ट आई है मैक्सिमम, तो जो कि हमारी लार्जेस्ट से ही भी कम है, मतलब 1 से ही कम है। तो आप ये सोच लीजिए कि ये क्या है, क्रूस्कल का एल्गोरिथम है। बहुत इजी है, बस इसमें एक लिस्ट अलग से बनानी पड़ती है, तो इसी को कहा जाता है क्रूस्कल एल्गोरिथम। बहुत इजी है, इसमें कोई आपको कंसेप्ट नहीं देखना, इसका एल्गोरिथम आपकी बुक में है। नेक्स्ट कम टू द प्रिम्स एल्गो। तो मैं प्रिम्स एल्गो को यहाँ पे डिस्क्राइब करती हूँ। प्रिम्स एल्गो भी कैसे काम करता है, मिनिमम पे ही काम करता है। तो एक प्रिम्स का एग्जांपल ले लेते हैं, यही लेने क्या, A B C D E F, ठीक है। मैं एजेस बना लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। 1 1 2 2 3
3 2 4 7, ठीक है। ये हमारा ग्राफ बन गया। अब इसमें क्या किया जाता है, क्रूस्कल की तरह असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगाना। आप कोई एक वर्टेक्स पकड़ लो, 2 वर्टेक्स, स्टार्टिंग पॉइंट देख लो, मर्जी आप मिनिमम से भी शुरू कर सकते हो, लार्जेस्ट से भी शुरू कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट आप एक स्टार्टिंग पॉइंट आप रखेंगे और कोशिश कीजिए वो जो स्टार्टिंग पॉइंट हो मिनिमम हो। अगर आप उसके लिए ग्रेटर वैल्यू लोगे तो आपका जो प्रिम्स है वो मिनिमम नहीं रहेगा। तो ये क्या करता है, ये सबसे पहले स्टार्ट करता है मिनिमम कॉस्ट को आइडेंटिफाई करता है। मिनिमम कॉस्ट को आप किस चेक कीजिए किसकी कॉस्ट मिनिमम है, तो यहाँ पे कॉस्ट है A to B, तो मैं A to B बना लूँ। अब आपको मिनिमम चेक नहीं करनी, बस A to B मिनिमम बना लो, बस इसके बाद काम खत्म है। अब आपको C सबका बस पैटर्न बना लो, D E और F, ठीक है। अब ए से और बी से कॉस्ट चेक कीजिए, ए और बी से कौन सी ऐसी है जिसकी मिनिमम कॉस्ट है। ए का 1 है, ए के पास A to C 1 आ रही है, A to D 2 आ रही है, B to D 3 आ रही है, B to E भी 3 आ रही है, B to F 4 आ रही है। तो मुझे ये सारी चीज़ चाहिए, मिनिमम तो 1 है, तो 1 को बना दीजिए। देन C A B इन तीनों वर्टेक्स की एजेस को चेक कीजिए और जिसकी मिनिमम एज है उसको आप डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे A से D भी 2 आ रही है, C से D भी 2 आ रही है, तो आपकी मर्जी, आप कोई सा भी 2 ले दी, मैं C to D 2 ले लेती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द, अभी 4 हो गया। अब आपके ऊपर है इन चारों में से जो मिनिमम कॉस्ट है, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, A to D बनाते हैं। A to D बनाएंगे तो आप देखेंगे साइकिल बनेंगे अवॉइडेड, तो ये नहीं जाएगा। D to E बनाया, यहाँ पे साइकिल नहीं बन रही, 2 आ रही है मिनिमम, तो आप बना दीजिए। देन अब चेक कीजिए इन पांचों का यूज करके कि इनसे मिनिमम क्या क्या वैल्यू निकल रही है। तो D 3 है, 3 है, 4 है, 7 है, तो मिनिमम क्या है 3 है। बट अगर ये वाला 3 बना रहे हैं तो साइकिल बन रही है, ये वाला 3 बना रहे हैं तब भी साइकिल बन रही है, तो इन दोनों को अवॉइड किया जाएगा, कैंसिल कीजिए। देन 4 और 7 है, तो 4 को हम बनाएंगे क्योंकि 4 मिनिमम है, और 7 बनाएंगे तो साइकिल बन जाएगी। तो ये आपका इसका मिनिमम स्पेंड है 2 2 4 4 और 2 6 और 6 और 4 10 मिनिमम कॉस्ट है। इसके और स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर डुप्लीकेट कॉस्ट है तो सेम कॉस्ट रिपीट हो रही है तो बन सकते हैं, पर जो कॉस्ट आएगी मिनिमम वो सेम रहेगी। तो ये है प्रिम्स का एल्गोरिथम, जो क्या करता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री के बाद अब आता है कंसेप्ट की ट्रैवर्सल मेथड का। तो पहले बात कर लेते हैं क्रूस्कल और प्रिम्स के बारे में। तो जब क्रूस्कल की बात करते हैं, दोनों मिनिमम कॉस्ट निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो जो क्रूस्कल है ना, वो कहता है कि मिनिमम कॉस्ट की असेंडिंग ऑर्डर पे काम करो, के ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करो। बट जो प्रिम्स है ना, प्रिम्स ने जो ये एल्गोरिथम बनाया ना, ये बनाया है यूजिंग द डिजास्ट्रा एल्गोरिथम को एज एन पेरेंट का यूज करके। नेक्स्ट वन, इसमें जो ऑपरेशन होता है वो सेट ऑफ एजेस के ऊपर होता है। मैंने अभी बताया था सेट ऑफ एजेस को कॉस्ट के हिसाब से आप मेंशन कर देते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, इसमें सेट ऑफ डिसजॉइंट वर्टिसेस के हिसाब से होता है। ठीक है, जहाँ से आपने शुरू किया है अब उसके कनेक्टेड आप चलते हुए जाओगे। रनिंग टाइम की बात करें तो इसकी जो ओवरऑल कॉस्ट आती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो ई लॉग ई होती है क्योंकि एजेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। बट यहाँ पे हम वर्टिसेस का भी कॉम्बिनेशन लेते हैं, दैट्स वाई इसकी जो कॉस्ट आती है ई लॉग वी आती है। ये कॉम्प्लेक्सिटी है, जरूर याद रखिए इन दोनों में, बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों में अलग है। इनकी एप्लीकेशन की बात करें तो एक प्रॉब्लम है जो एडवांस डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है, या एडा आपका एक सब्जेक्ट आएगा उसका पार्ट है, जिसे हम कहते हैं ट्रैवर्सल सेल्समैन प्रॉब्लम। ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इसके अंदर। नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, या आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा होगा, उसके अंदर इस एल्गोरिथम का यूज किया जाता है फॉर द मिनिमम कॉस्ट के लिए। नेक्स्ट वन, स्पैनिंग ट्री में मैक्सिमम जितने भी एल्गोरिथम है सारे के सारे आपके जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है या नेटवर्क बेस्ड जो इंस्ट्रूमेंट है उनको डिजाइन करने के लिए बनाया जाता है। तो ये याद रखिए। तो ये इसकी एप्लीकेशन है, जो ग्राफ की एप्लीकेशन है वही इनकी एप्लीकेशन है। तो इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट जिसे हम कहते हैं ट्रैवर्सल मेथड, मैं भी इसे कंप्लीट कर देती हूँ। तो हमारे पास यहाँ ट्रैवर्सल, कैसे ग्राफ को ट्रैवल किया जाता है। तो ग्राफ को ट्रैवल करने के हमारे पास 2 मेथड हैं, BFS और DFS।
BFS stands for breadth first search और DFS stands for depth first search। कैसे बनाते हैं? आप एक एल्गोरिथम वो बनाइए, ABCD E एंड F। मैंने एक ग्राफ बनाया है, रैंडम कोई भी बना लीजिए। ये ग्राफ है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या कहता है? एक वर्टेक्स को चूज कीजिए और उसके जितने भी कनेक्टेड नोड है ना, कनेक्टेड नोड है, उनको वन बाय वन क्या करते चलिए, ट्रैवल करते चलिए। देन उनके फर्दर कनेक्टेड नोड को आप ट्रैवल करते हुए चलेंगे। कैसे? मैं इसको थ्रू द ट्री भी दिखा देती हूँ। ABCD आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। EFGH कैसे ये काम करता है? कैसे काम करता है? पहले एक नोड से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके कनेक्टेड पे जाएंगे, फिर उनसे कनेक्टेड सारे को ट्रैवल करेंगे। तो इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ ट्रैवल किससे शुरू करेंगे? मैं BFS का रिजल्ट दिखती हूँ। BFS और DFS आपके मल्टीपल रिजल्ट क्रिएट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे मैम इसका ये आ रहा है, मेरा ये आ रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है कि दो जनों का अलग अलग रिजल्ट आए। तो ए से अगर मैं शुरू कर रही हूँ, ए से कनेक्टेड क्या है? BCE। तो BCE। देन बी से कनेक्टेड कौन है? ये सी से कनेक्टेड है। तो बी से कनेक्टेड और कोई नहीं है, सी से कनेक्टेड है F। ई से कनेक्टेड कौन है? डी है। तो इस तरह हम इसको ऑर्डर को लिख लेंगे। ये BFS हमेशा किसका यूज करता है? स्टैक का यूज करता है। मैं क्या लिख रही हूँ? क्यू का यूज करता है फॉर द एक्सेसिबिलिटी। अब आते हैं DFS के ऊपर। तो DFS ऐसे कहता है डेप्थ ले लो, मतलब आप एक वर्टेक्स चूज करो और उसकी डेप्थ में चले जाओ। एक ही नोड पकड़ो और उसकी डेप्थ तक जाते रहो। जैसे कि मैं यहाँ शुरू कर रही हूँ, ए ने नेक्स्ट चूज किया बी को, बी का एडजेसेंट कौन है? डी। तो पहले डी को, फिर डी के अगर आगे भी है तो पहले डी को पूरा ट्रैवल किया जाएगा, फिर दूसरे पे जाएंगे। तो इस तरीके से ये एक नोड पकड़ता है और उसके डेप्थ तक जाता रहा जब तक उससे आगे उसको कोई वर्टेक्स ना मिले। तो ए से शुरू किया, ए की डेप्थ में BCE है। अब कोई भी एक चूज कर लो, मैं सी यूज कर रही हूँ। सी से कनेक्टेड और कौन है? बी है। बी को चूज किया। बी से कनेक्टेड और कौन है? ACB। तीन ही थे, उससे आगे नहीं है, तो सी से ही जाएंगे। सी से और कनेक्टेड कौन है? F है, तो F पे गए। F से कनेक्टेड कौन है? E है। E से कनेक्टेड कौन है? D है। मतलब आप एक नोड पकड़िए, उसकी डेप्थ तक जाते जाइए। तो ये DFS, और ये हमेशा किसका यूज करता है? स्टैक का यूज करता है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस ट्रैवर्सल टेक्निक। तो ये जो कंसेप्ट है पूरा ये ग्राफ के ऊपर है, और इसी के थ्रू हम क्या करते हैं? ग्राफ को ट्रैवर्सल करते हैं। यहाँ पे आपकी जो यूनिट 8 है वो कंप्लीट होती है। हो तो आप मुझे जरूर सेंड कीजिएगा। बाकी मैं इसके एल्गोरिथम आपको अभी भेज दूंगी कल तक एक बार बना के। तो यहीं तक मैं आज क्लास रख रही हूँ और कल लेते हैं बाकी। ठीक है? हाँ जी निखिल, कोई डाउट है? आवाज नहीं आ रही मुझे।